नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हमारे साथ कांग्रेस की बहुत प्रखर प्रवक्ता और सोशल मीडिया विंग की प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत हैं। आप सब लोग जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ऊंचा बोलती हैं और बहुत खरा बोलती हैं। सुप्रिया जी, आपका आर्टिकल 19 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चूंकि आप मीडिया सेल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो ये पोस्ट मीडिया बैन जो एंकरों पर आप इंडिया गठबंधन ने पाबंदी लगाई, उसके बाद का जीवन कैसा है? सुकून भरा है या थोड़ी दिक्कत भी है? मुझे लगता है सुकून या दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक नफरत की दुकान रोज सजाई जा रही है, बाजार सजाया जा रहा है। आपके ड्राइंग रूम तक, आपके बेडरूम तक एक आदमी चीख चीख के नफरत फैला रहा है, लोगों को बीच में लड़ा रहा है। ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो हमने ये कॉल ले लिया कि भाई आप करिए, आप अपना बाजार चलाइए। वहां आना ना आना हमारी जिम्मेदारी है, वहां आना ना आना हमारा निर्णय है। हम कोई चैनल को बैन नहीं कर रहे हैं, हम कोई पूरे मीडिया को बैन नहीं कर रहे हैं। हमारा बस ये माना कि भाई हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं हम नहीं आएंगे, आप अपना बाजार चलाइए, देखिए कब तक चलता है ये बाजार। मुझे ऐसा लगता है कि आप तब तक एक हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकते जब तक आप उस बाजार का हिस्सा बने हुए हैं। आपने कह दिया भाई आप दो चार लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, आप करते रहिए, हमें आप उसमें कैनन फॉडर मत बनाइए। मुझे लगता है ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे उसमें से लोग हैं जो खासे परेशान हैं, क्योंकि एक बात ये भी सच है कि आप जब दूर दराज के इलाके में, जब महाराजगंज घूमती थी, बहुत लोग कहते थे आप फलाना के शो में क्यों जाती हैं, वो तो सिर्फ ये करते हैं, फलाने के में क्यों जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। मुझे लगता है लोगों को भी लगता है कि ठीक है, आप अघोषित प्रवक्ताओं को, आप पॉलिटिकल थिंकर्स को, राजनीतिक विशेषज्ञों को बिठा के शो करिए, लेकिन हमें बख्श दीजिए, हम नहीं बनना चाहते उस नफरत का हिस्सा। तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत उनको है, हमें तो नहीं होनी चाहिए। आपने एक लाइन कही कि हमने चैनल को थोड़ी बैन किया है, तो वाकई इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये जो सुधीर चौधरी हैं या चित्रा त्रिपाठी या जो भी है, ये इनकी आवाज है और ये इनके चैनल की एडिटोरियल लाइन नहीं है, इसमें इनके मालिकान की सहमति नहीं है, ये पर्सनली ऐसा करते हैं? ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन को वाकई? मुझे ऐसा लगता है, और मैं थोड़ा सा इसमें इंडिया गठबंधन से दो कदम आगे बढ़ के बात करूंगी, क्योंकि मैं इसी फील्ड से आई हुई हूँ। मुझे पता है कि एंकर के हाथ में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये आप भी बखूबी जानते हैं। कोई भी लाइन हो, अगर एंकर का मन बन जाता है तो वो डिबेट कैसे कराना चाहिए वो वैसे कराता है। अगर आप वो एंकर हैं जिनको पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप पे जो लिख देता है वो आपके ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, आपके शो का टॉपिक बन जाता है, सवाल आपको वहां से लिख कर आने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें कोई मैं क्यों छिटाकशी करूं। मुझे लगता है कि अगर आप सवाल भाजपा के छुटभैये नेता आपको सवाल लिखकर भेज रहे हैं और वही सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, या आप लोगों को ये समझाने लग रहे हैं कि महंगाई कितनी अच्छी है आपके लिए, देश हित में आपको नौकरी ना करना अच्छा है, तो हम उन शोज का और उस बेवकूफी की बात का हिस्सा क्यों बने। आपने एक बात पूछी और ये इस बात पर मेरा थोड़ा सा एक मत है कि कॉर्पोरेट कंट्रोल ने बहुत तबाह किया मीडिया को, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए मीडिया उनका कोई बिजनेस मेन स्टे बिजनेस नहीं है। कॉर्पोरेट्स के लिए मीडिया एक चिल्लर चेंज है। उनके 15,000 करोड़ के तो प्रॉफिट आ रहे हैं, तो उनको एक 2,500 करोड़ के मीडिया से क्या, जिसका टॉप लाइन उतनी है, क्या करना है। उनके लिए मीडिया प्रोपेगेंडा का, सरकार को खुश रखने का, किसी का चरण वंदन करने का एक जरिया है। वो मीडिया अलग है। आपने कहा क्या सारे मालिकान की लाइन, यानी मुझे नहीं पता मालिकान की लाइन क्या है क्या नहीं, लेकिन चार शोज अगर एक चैनल में है, वो हर शो एक दूसरे से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि एंकर अगर अपने आप को भाजपा का प्रवक्ता मानकर बैठ गया है तो उससे डिबेट करना संभव नहीं है। मैं ऐसे बहुत से डिबेट्स में, हमारे साथी ऐसे बहुत से डिबेट्स में जाते थे जहां पर आप तल्ख टिप्पणी करिए, जहां पर आप तीखी बात बोलिए, भाजपा का प्रवक्ता तो बाद में उछलता है, एंकर पहले उछल के आफत बचाने लगता है। अरे भाई, आप भाजपा के प्रवक्ता को शील्ड क्यों दे रहे हैं? या तो वो लोग इतने नाकाम है, इतने निकम्मे, इतने विफल है कि वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, या आपको लगता है कि आपका आकलन उस कैंप से इसलिए किया जा रहा है कि आपने फलाने को कितनी देर बोलने दिया, किसको कितना टोका।
तो मुझे लगता है कि एंकरों के ऊपर शो बहुत डिपेंड करता है। जैसे टीवी जो लोग बहुत नहीं समझते, वो नहीं जानते कि डायरेक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है। सिर्फ जो एंकर कह रहा है वो जरूरी नहीं है, जो एस्टन पे लिख के आ रहा है, जो सुपर लिख के आ रहा है। लेकिन एक ये भी सच है कि टीवी न्यूज इंडस्ट्री में ज्यादातर एंकर्स एडिटर्स की पोजीशन पर हैं। वो छोटे रिपोर्टर नहीं है, वो ग्राउंड रिपोर्टर एंकर नहीं बन रहा है। एंकर जो है वो एटलीस्ट एसोसिएट एडिटर तो है ही। तो इतना से आपका अपने न्यूज रूम में है, इतना से आपका अपने शो पर है। आपके डायरेक्टर ने चलिए कि आपको नफरती उन्मादी बड़ा एक शो का नाम दे दिया, एस्टन सुपर जो भी उसको कहते हैं, वो लग गए। आपका सवाल पूछने का तरीका ही बता देता है कि आप बात क्या करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मालिकों पर बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने बीड़ा उठा लिया है मोदी जी की नैया पार लगाने का, वो उठाए चले चलाए बीड़ा। हम उस बीड़े को उठाने में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है इसमें बहुत सारे एंकर्स छूट गए हैं, और जो बाहर चर्चाएं हैं वो ये है कि इंडिया गठबंधन में कुछ दलों के अपने फेवरेट एंकर्स हैं और कुछ प्रवक्ताओं के अपने फेवरेट एंकर्स हैं, और उन्होंने अपने उन एंकर्स को बचा लिया। जैसे आज तक के एक एंकर ने आदित्य ठाकरे को बीच में ब्रेक में साफ कहा कि ये देख लीजिएगा, ये पप्पू निकलेगा, जो राहुल गांधी की तरफ इंगित था। उस एंकर को आपने बैन नहीं किया। मैं मानसिकता की केवल बात कर रहा हूं। क्या वजह है कि कुछ एंकर जैसे दीपक चौरसिया, नफरत की जहर फैलाने में अगर हम बात करें तो उनका नाम शायद सबसे ऊपर के लोगों में होगा, और भी बहुत, राहुल शिवशंकर, मैं बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। तो क्या ये सचेत कोशिश है एंकर्स को बैन करने की, या केवल एक मैसेजिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत लोगों पर टिप्पणी नहीं करूंगी। एक डिसीजन मीडिया कमिटी ने लिया, कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने लिया, ये एम्पिरिकल डेटा पे लिया हुआ डिसीजन। और मैं तो सारे ही चैनल्स पर डिबेट करने जाती हूँ। आपने कुछ लोगों का नाम लिया, आपकी पर्सनल व्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने शो पर बुलाकर विपक्ष को बोलने का कितना टाइम दे रहे हैं, विपक्ष को कितनी बार टोक रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर मुड़कर भी नहीं देख रहे, और सब चीजों के ऊपर सत्ता पक्ष को आप किड ग्लव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और विपक्ष से इस भाषा में बात कर रहे हैं कि कोई हम निम्न स्तरीय दोयम दर्जे के नागरिक आ गए। उससे आपत्ति है। तो बहुत एम्पिरिकल डेटा लिया गया, टॉकिंग टाइम देखा गया, कितना किस एंकर ने टॉकिंग टाइम दिया है, शोज के टॉपिक देखे गए। एंकर्स की देखिए निजी राय क्या, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन शो के टॉपिक क्या है, टॉकिंग टाइम कितना दिया गया है, किस तरह का पैनल था। आपने पैनल बनाया, उसमें भाजपा का प्रवक्ता है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, उसमें एक आरएसएस का राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपने एक लेफ्ट विंगर को भी उसमें रखा है, अगर आपने एक न्यूट्रल हिस्टोरियन को भी एक ऐतिहासिक शो में रखा है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक डिबेट है। आप आरएसएस और बीजेपी को रख रहे हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग व्यक्ति को रख रहे हैं, और आप कांग्रेस को रख रहे हैं। लेकिन आपने कांग्रेस को रखा, और उसके बाद आपने भाजपा को रखा, उसके बाद आपने आरएसएस को रख लिया, उसके बाद आपने हिंदू महासभा के किसी को रख लिया, और उसके बाद सबसे बड़े शिरोमणि आप हैं। तो उस शो से थोड़ी दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है बड़ी एम्पिरिकल डेटा पे लिया हुआ डिसीजन। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, लेकिन वो सरकारें इन्हीं चैनलों को खूब विज्ञापन देती हैं। उनके जो जिन एंकरों को बैन किया है या जिनसे असहयोग कहते हैं कुछ लोग, उनमें वो विज्ञापन चलता है। आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, 100% पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा, दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि मैं हर चीज कैमरे पे नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ इसी पर तो थमेगा नहीं कि कुछ एंकर को हमने बैन कर दिया। मतलब इतने कम आंकना तो हमें भी शायद गलत होगा, इतने कच्चे खिलाड़ी तो हम भी नहीं है। हर्ट तो रेवेन्यू पर ही करता है। वो सारे डिसीजंस जब होंगे लिए जाएंगे। ऑलरेडी आपने कुछ वो डिसीजंस लेते हुए कांग्रेस की सरकारों को देखा है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्क जरूर पड़ेगा। आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप एक जर्नलिज्म, एक मीडिया फ्रेटर्निटी का, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका एक हिस्सा है। आपको 60% वोट लाने वाले लोगों ने कहा है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे नाम लेकर, क्योंकि आप नफरत फैलाते हैं, क्योंकि आप आतंक फैलाते हैं, क्योंकि आप उग्रवाद फैलाते हैं, क्योंकि आप दिन भर लड़ाने की बात करते हैं, कभी जोड़ने की बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है फर्क बहुत पड़ेगा। और मुझे ऑलरेडी फर्क दिखना शुरू हुआ है। इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि आप
बैन करने के बाद लोगों ने बड़े बड़े वो किए कि हम ये सवाल पूछते हैं, हम वो किससे सवाल पूछते हैं आप किसकी बैटिंग करते हैं? आप आम कैसे खाते हैं और टॉनिक क्यों नहीं लेते हैं? और मतलब रुपए कैसे डाल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो कितनी बड़ी गड्डी है, तो प्रधानमंत्री जी कितना सोते हैं, तो बटुआ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये वाली पत्रकारिता को अगर आप सवाल पूछते हैं, अगर आप सवाल बेलौस सवाल मानते हैं तो करिए, आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतिस्पर्धा न्यूज चैनल्स में बनी हुई थी कि हम लोग एक दूसरे से ज्यादा निकल जाएं नफरत के इस बाजार को आग और घी डालने में, वो प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम होगी। क्योंकि एक ये भी बात है कि जो बीजेपी वाले भी हैं, आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बीजेपी वाले जाए बैठे इन नफरती एंकरों के साथ, इन नफरती लोगों के साथ, सुन कौन रहा है? दुनिया भी तो देख रही है ना, लोग भी तो देख रहे हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, मैं राष्ट्र के नाम संदेश दूं तो लोगों को भी तो लग रहा है कि कोई खड़ा सवाल ही नहीं पूछ रहा। आप मुझसे चार तीखे सवाल पूछिएगा तो लोगों को लगेगा कि ऑब्जेक्टिव कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बात तो बनेगी, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हो रहा है। एक चैनल है सुप्रिया जी, एनडीटीवी, उसको अडानी जी ने खरीदा। मैंने काम किया है वहां पे। हाँ, तो और अडानी को लेकर आपके नेता राहुल गांधी बहुत कड़वी राय रखते हैं, उनकी फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन उसी एनडीटीवी पर कांग्रेस की सरकारें विज्ञापन देती हैं। ये दोहरापन नहीं है? नहीं, दोहरापन नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अभी तक ऐसा लगता है, अभी तक ऐसा प्रतीत होता है, एनडीटीवी बहुत डिबेट्स करता है सुबह से शाम तक, अभी तक ऐसा लगता है कि एनडीटीवी पर डिबेट करने का ऑप्शन है। मैं खुद एनडीटीवी पर बहुत जाती हूँ, और एक बात ये भी सच है कि थोड़ा तीखा और तल्ख बोलती हूँ, और अडानी जी के खिलाफ तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ। अभी तक मुझे एनडीटीवी ने वो बोलने का मौका दिया है। जिस दिन वो मौका देना बंद हो जाएगा, वहां पे जाना छूट जाएगा। आपने जो विज्ञापन की बात की, दो चीजें हैं इसमें। एनडीटीवी उनके लिए उनका बिजनेस नहीं है। एनडीटीवी उनके लिए उनका जीवन यापन का साधन नहीं है। एनडीटीवी उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बिजनेस है जो वो मीडिया में रहने के लिए खोलना चाहते हैं। हमारी अडानी जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हमारे नेता का भी अडानी जी से कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि अडानी जी की शक्ल नहीं पसंद है, बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छे काम करते होंगे। अडानी जी के लिए, मैं उसी पे आ रही हूं, अडानी जी के लिए इस देश के कानून, इस देश का नीति निर्माण, इस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करे, इससे दिक्कत है। अडानी जी की मोनोपोली और एकाधिकार को बनाने के लिए छोटे मध्यम लघु उद्योग बंद हो जाए, बाकी बिजनेस हाउसेस को एनसीएलटी और तमाम जगह भेज दिया जाए, 80-80% हेयर कट लेके बिजनेसेस एक थाली में रख के सजा के उनको दे दिए जाएं, रातों रात नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के घोर विरोध के बावजूद उनको 6-6 एयरपोर्ट दिए जाए, इससे हमें आपत्ति है। हमें आपत्ति इस बात से है कि जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो इनकी जांच कराइए। जांच हम तो करेंगे नहीं, हम विपक्ष में, जांच तो आपको, कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि आपके राजस्थान में काम करते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में, हम उनके खिलाफ थोड़ी हैं। आप करवाइए, आप जहां पे L1 बिडर कोई आ रहा है, अगर वो आ रहा है करेंगे। लेकिन क्या हमारे बिडिंग प्रोसेस में ऐसी तरकीब बनाई गई कि सिर्फ वो ही आए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने जब उनको काम दिए, आपने जब उनको धंधा दिया, आप जब उनको विदेश लेकर जाते हैं और डील्स कराते हैं, तो आप फिर एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट से हमें दिक्कत है। सवाल तो एनडीटीवी का है कि अगर अडानी के, आप खुद कह रही हैं कि अडानी का पूरा एम्पायर जो है वो एथिकल नहीं है, या अडानी एक एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ चलने वाले कारोबारी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अडानी के एनडीटीवी पर कि कांग्रेस की सरकारें विज्ञापन देती हैं या नहीं देती हैं। लेकिन सवाल है कि जिसको कांग्रेस पार्टी खुद अनएथिकल मानती है, उसकी एक अनएथिकल बिजनेस में कोऑपरेटिव क्यों होना है? मुझे नहीं पता कि एनडीटीवी एज अ बिजनेस जो उन्होंने फोर्सिबली अक्वायर किया, हॉस्टाइल टेक ओवर था, वो अनएथिकल है कि नहीं, मुझे एनडीटीवी के पेपर्स बिल्कुल नहीं पता है। जहां तक समझ में आता है, ये समझ में आता है कि एनडीटीवी के जो पूर्व मालिक थे और उनकी जो पत्नी थी, उनको बड़ा प्रताड़ित किया गया। किस तरह से ये हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ, कैसे प्लेज शेयर्स थे, सरकार की क्या भूमिका थी, उस पर मुझे लगता है एज अ फॉर्मल मीडिया पर्सन मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा। सबको पता है कि कैसे अडानी जी एनडीटीवी की ड्राइविंग सीट पर आए। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, और ये बात कहनी जरूरी है,
हम अडानी के बिल्कुल खिलाफ है, हम अडानी के गोरख धंधों के खिलाफ है, हम अडानी के उन बिजनेसेस के खिलाफ नहीं है जिसमें सब ठीक है। हम अडानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिजनेस करते हैं, उसका ऑडिट होता है, उसको पाने की उनकी एक प्रक्रिया थी, वो L1 बिडर बने, हमारा कोई उनसे निजी दुश्मनी नहीं है। आपने एक बात कही कि हमारी सरकारें क्यों विज्ञापन देती है। देखिए, एक बात समझनी जरूरी है, सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, मीडिया है, हमारी सरकारें जबरदस्त काम कर रही है। ट्रेडिशनल मीडिया बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया है विपक्ष को, असल मुद्दों को, बेरोजगारी को, महंगाई को, आर्थिक असमानता को, जलते हुए मणिपुर को ट्रेडिशनल मीडिया नहीं दिखाता ये सब चीजें। एक हमारे पास माध्यम है कि विज्ञापन के, और ये बिल्कुल बात ये कम नहीं आंकी जा सकती कि मीडिया का एक रोल है प्रचार प्रसार में, बात को पहुंचाने में। राजस्थान में अगर 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और उसको अगर हमें विज्ञापन देकर लोगों तक पहुंचाना है, और लोग उत्तर प्रदेश में सोचे कि वहां 500 का मिल रहा है, हमें 1200 का क्यों मिल रहा है, तो हम ये करना, मुझे लगता है हमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अगर धान 2400 पे खरीदा जा रहा है और बाकी जगह 1200 पे खरीदा जा रहा है, तो ये अगर मैसेज हमें विज्ञापन देके पहुंचाना है तो जरूरी है। एक सवाल सुप्रिया जी, चूंकि हम लोग मीडिया पर बात कर रहे हैं और आप मीडिया पर्सन हैं या खुद एडिटर रही हैं, एक जो सवाल लोगों के मन में है वो ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि कल को अगर कोई सत्ता समीकरण में, गठबंधन में या रूलिंग में कोई बदलाव आता है तो यही चेहरे जो है कांग्रेस या कोई न्यूट्रल जुबान ले लेंगे और उसके बाद इनके प्रति रवैया नहीं बदलेगा। क्योंकि देखिए कि 2014 में जो एक चैनल था जिसको राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया था वो रिपब्लिक टीवी था और अर्णब गोस्वामी थे, वो टाइम्स नाउ था। टाइम्स नाउ था। तो अब फिर से अगर सरकार बदलती है ये लोग, फिर क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, तो लेकिन लोग एक एश्योरेंस चाहते हैं कि वाकई ये सिनेरियो बदलेगा बजाय मैसेजिंग के। मुझे लगता है दो चीजें हुई हैं 2014 से 2024 तक, जब तक चुनाव होगा, दो चीजें हुई हैं, और ये मैं थोड़े दुख के साथ कहती हूँ। जितना पतन हमने भारत के मीडिया का देखा, उतना हमने शायद दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं देखा। बिल्कुल, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो सब संस्थान है जिसको सरकार कंट्रोल करती है। भारत का मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया माना जाता था। भारत का मीडिया वो माना जाता था कि जो सरकार को कटघरे में खड़े करके सवाल करेगा, जिसके पास सत्ता है, संस्थान है, जिसके पास संसाधन है। भारत के मीडिया ने वो वजह क्या देखती है? दो चार चीजें, मुझे लगता है कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ मीडिया उसमें बहुत बड़ी वजह है। आज की तारीख में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में भी, वो उन लोगों से कंट्रोल है जिनके लिए मीडिया उनका बिजनेस ही नहीं है। कोई ऑयल एंड गैस का बिजनेस कर रहा है, कोई शिपिंग का बिजनेस कर रहा है, कोई एयरपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, कोई टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है, उनके लिए मीडिया एक चिल्लर चेंज है। मीडिया का बिजनेस उनके लिए उतना बड़ा है ही नहीं। तो उनको मीडिया अच्छा इसलिए लग रहा है कि मोदी जी का दिन भर हम चरण वंदन दिखाते रहे और हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, मोदी जी विदेश जाएंगे तो हमें डील्स दिला देंगे। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया के पतन का कारण यह है कि इस सरकार ने चरण चुंबकों को, और मैं एक चरण चुंबकों की फौज इन्होंने बनाई, उनको बहुत प्रमोट किया। कौन लोग हैं चरण चुंबक? जिन 14 लोगों को हमने बैन किया उनमें से कुछ है चरण चुंबक। चरण चुंबक कौन होता है? चरण चुंबक वो होता है कि हाँ महंगाई है, हाँ बेरोजगारी है, हाँ आर्थिक असमानता है, लेकिन मोदी जी बड़े अच्छे हैं। हाँ ये सब है, लेकिन टमाटर 300 किलो पे खरीदो, इसलिए खरीदो क्योंकि टमाटर कम खाने चाहिए, किडनी में स्टोन हो जाता है। चरण चुंबक वो लोग हैं जो कहते हैं अपने देश के लिए जरा सा बेरोजगार नहीं रह सकते हो, वो लोग चरण चुंबक है। चरण चुंबक वो लोग नहीं है जो एटलीस्ट इस पर डिबेट करा रहे हैं। तो आपने जो पूछा कि क्या सत्ता का सिनेरियो बदलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है या जो 60% इस देश की आबादी है, उससे थोड़ी ज्यादा, जिसने देखा कि मीडिया ने क्या किया, आज अगर मीडिया चाह जाए, और नवीन जी की मैं बड़बोलापन नहीं कह रही हूँ, अगर ट्रेडिशनल मीडिया आज चाह जाए, ये सरकार घुटनों पर आ जाएगी। 2 डिबेट आप शाम के महंगाई पर शुरू करा दीजिए, 2 डिबेट आप बेरोजगारी पर शुरू करा दीजिए, घुटने पर आ जाएंगे। मीडिया का ये पतन हुआ कि जब मणिपुर में उन औरतों का भयावह वीडियो सामने आया, तो मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि वीडियो अभी क्यों सामने आया है? ये वही मीडिया जो 2012 में और बिल्कुल ठीक करता था, मैं भी तब मीडिया में थी,
महंगाई और डॉलर की कीमत छोड़ दीजिए, 2012 में निर्भया हुआ था, निर्भया हुआ। हम भी इंडिया गेट पे रहते थे और एक बात सच है कि मुझे पता था कि सरकार क्या क्या कर रही है। मुझे पता था कि 2:30 बजे रात को निर्भया का जब शव वापस आया तो इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन वहां पर खड़ी थी। मुझे पता था कि राहुल गांधी जी उनके भाई को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाकर पायलट बताया, जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं करी। ये बात भी निर्भया की मां ने करी और मीडिया ने कटघरे में खड़ा किया सवाल को, मीडिया एक्टिविस्ट बना। आज मीडिया क्या कर रहा है? वो पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वीडियो अभी क्यों आया? आज मीडिया दिखा रहा है कि पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, 2 बच्चों की हत्या हुई। क्या मीडिया इस पे कुछ चर्चा कर रहा है? क्या मीडिया दिखा रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रलोभन दिए गए और मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट कंट्रोल हुआ मीडिया का, वो बहुत क्लियर था। और एक चीज इन लोगों ने एक बहुत साजिशन करी, बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार थे, चाहे आप हो चाहे रवीश जी हो, जैसे ऐसे जो लोग थे, इन लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलना ये एक साजिश के तहत हुआ। क्योंकि अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते तो ये सवाल पूछते, तो ऐसा परिस्थितियां बना दी गई, मालिकाना हक ऐसे बना दिए गए कि ऐसा होना पड़ा। एनडीटीवी को क्यों अडानी जी को दिया गया? क्या कारण था? एक जरूरी सवाल जिसको आमतौर पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि मीडिया की हालत जो बार बार आप केवल कॉर्पोरेट कह रही हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो डाइवर्सिटी की कमी है। बिल्कुल, मीडिया में दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, मैं उस पर बिल्कुल चर्चा करना चाहती हूं। नहीं है, और आपने मीडिया को जो है एक खास जाति के महासभा में तब्दील कर दिया और वो जैसे चाहते हैं नैरेटिव सेट करते हैं। आपकी ये बात 100% सच है और ये सिर्फ मीडिया के लिए ही सच नहीं है, ये हर उस रसूखदार पद के लिए सच है जहां पर नैरेटिव बिल्डिंग, जहां पर ओपिनियन, राहुल गांधी ने जिसकी बात जहां पर नीति निर्माण होता है। बिल्कुल, आज 90 आईएएस जो व्यक्ति बनता है वो अंततोगत्वा केंद्र सरकार में जाकर सचिव बनना चाहता है, वो उत्कर्ष होता है उसका। आज 90 सचिवों में से मात्र 3 सचिव ओबीसी हैं। आज मीडिया के कौन एक मीडिया का एंकर बता दीजिए जो दलित है? मैंने मीडिया में काम किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरी टीम में एक भी दलित मैं नहीं ला पाई क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। कितने ओबीसी पत्रकार हैं? आप वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, मैं समुदाय विशेष की भी बात कर रही हूं। कौन बात करेगा कि हिंदू मुसलमान में एकता होनी चाहिए जब मीडिया के जो मीडिया के शोज डिसाइड कर रहे हैं, जो संपादकीय डिसाइड कर रहे हैं, जो हेडलाइन डिसाइड कर रहे हैं, वो सब एक ही वर्ग। वेयर इज द रिप्रेजेंटेशन? आज राजनीति क्यों अलग हुई है? आज राजनीति में रीजनल पार्टीज का, आज राजनीति में उन लोगों का जिनको एक जमाने में ये दलित शोषित वंचित समाज से आते, आज वो कर रहे हैं, वो डंके की चोट पर अपनी बात कह रहे हैं और कहनी भी चाहिए। आबादी उनकी 50% से ज्यादा और रिप्रेजेंटेशन 0। तो मुझे लगता है कि राहुल जी ने जो बातें सचिवों के लिए कही वो जुडिशरी के लिए सही है, वो मीडिया के लिए सही है, वो तमाम ऐसे संस्थानों के लिए सही है। आप रोल कॉल देख लीजिए मीडिया का, तो उसमें हमें जाति पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो जातिगत जनगणना की जो बात होती है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जातिगत जनगणना की बात एक्चुअली सामाजिक मुद्दा है। हम 51% आबादी के, हमारे 2 लोग, आप 2% आबादी के, आपके 88 लोग। तो ये मतलब 76 साल बाद आजादी की अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों को वंचित, शोषित और पिछड़ा ही बना के रखें। क्यों? आपने बात, और मैं आपको बात बताऊं, ये आज की सोच नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ती थी, ये बात है मंडल का जब टाइम था, बड़ी है दृष्टि से आपको देखा जाता था अगर आप प्रो मंडल बात करते थे। मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत प्रो मंडल थी और मुझे अभी भी याद है कि मेरी मदर सुपीरियर आयरिश नन थी। उनको लगा कि मैं दलित समाज से आती हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी अगर उनको ऐसा लगा। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि चाइल्ड, you should never be scared. I said, but I don't belong to them. I want to fight. They fight, but I don't. It doesn't mean, मतलब क्योंकि मैं उस समाज से हूँ तभी मैं उनकी बात करूंगी। मैं किसी और समाज से हूँ कि मैं उनकी बात कर सकूं। कितने लोग कर रहे हैं आज? मैं बिल्कुल वहीं आ रहा था। आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की और बड़े अच्छे तरीके से की। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, बिल्कुल कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और अक्रॉस पार्टी सबने, भाजपा को छोड़कर सबने कहा कि इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। कांग्रेस ने क्लेम किया कि ये हमारा ओरिजिनल बिल है, लेकिन जो कांग्रेस का ओरिजिनल बिल था उसमें भी कोटा विद इन कोटा नहीं था। लगता है कांग्रेस पार्टी से भूल हुई है। अगर उस समय बहुत बड़ी होता 100%। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, राहुल जी ने कहा है, पब्लिकली कहा है। और दम चाहिए,
अपनी गलती को स्वीकारने के लिए और ये कहने के लिए कि जो हमने 12 साल पहले बिल लाए थे वो ठीक बिल नहीं था, उसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। अगर हमारा कोटा विद इन कोटा होता तो शायद सिनारियो डिफरेंट होता, लेकिन आज आपके पास प्रचंड बहुमत है, हमारे पास बहुमत नहीं था उस तरह का, हमारे पास समन्वय हम नहीं बना पाए क्योंकि बड़े सारे लोग उस पर नहीं अग्री कर रहे थे। शायद अगर कोटा विद इन कोटा का होता तो सिनारियो डिफरेंट होता, लेकिन एक बात ये सच है कि उस टाइम पर शायद इतनी सामाजिक चेतना की कमी थी, शायद महिलाओं के अधिकारों के बारे में इस तरह से मुखर होकर बात नहीं की जाती थी, तो लोग उसमें जो प्रबल प्रचंड लोग थे वो प्रिवेल कर गए, समन्वय नहीं बना पाए। एब्सोल्युटली गलत था, कोटा विद इन कोटा तब भी होना चाहिए। मेरे नेता ने कहा तो मैं क्यों सबको चाहूंगी। सुप्रिया जी, ये बड़ी अच्छी बात है कोटा विद इन कोटा की बात की, लेकिन बिहार में कास्ट सर्वे नाम की एक चीज हो रही है। आपकी पार्टी वहाँ सत्ता में है, गठबंधन में है, अब वादा करती है कि ये जो भी सर्वे होगा इस सरकार के रहते रहते उसका डेटा आप ले आएंगे। मुझे लगता है हमें लाना चाहिए, अगर हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। देखिए नवीन जी, दो चीजें हैं, जातिगत जनगणना पर दो चीजें समझनी जरूरी है। एक, जातिगत जनगणना हुई है, हम नहीं उसको सार्वजनिक कर पाए, वो हमारी विफलता, चलिए मान लीजिए, आप कर दीजिए ना सार्वजनिक, और आपके पास इतना बड़ा बहुमत है। मुझे ऐसा लगता है, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, प्रचंड बहुमत है। आजाद भारत में 80 के बाद सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनी, ठीक, 84 के बाद, ठीक है, सब कुछ हुआ। आपने उस बहुमत से एक ऐसी नीति बनाई, बताइए जो आप कह सके कि ये मेरी लेगेसी है। मोदी जी 10 साल की अपनी लेगेसी क्या बताएंगे? वो तो कहते हैं मेरी हर चीज ही लेगेसी। क्या है लेगेसी? आप किसी भाजपा वाले को बिठाकर ये पूछिए, भाई मनरेगा था, रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिली, जो 50 रुपए की मजदूरी करते थे उनको 250-300 की मजदूरी मिलने लगी, लोग बड़े परेशान हुए, लेकिन ये सशक्तिकरण हुआ। खाद्य सुरक्षा बिल बना, राइट टू इंफॉर्मेशन बना, राइट टू एजुकेशन बना, उसने सिनारियो बदला। आज हम सरकार से खड़े होकर राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, बहुत कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मांग सकते हैं सूचना। इन्होंने कौन सा एक ऐसा लेजिस्लेशन बता दी, क्योंकि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तो मुझे लगता है वो तो ईंट चूना गारे बालू की इमारत है, वो आपकी लेगेसी नहीं है। आपकी लेगेसी क्या है? एक जवाब नहीं है इनके पास। मुझे लगता है प्रचंड बहुमत का मतलब होता कि आप डंके की चोट पर कहते हैं विमेंस रिजर्वेशन भी करेंगे, अभी करेंगे। आपने कितना ठगा है महिलाओं को, मतलब मैं एक महिला, आप दो चीजें, आप महिलाओं को कितना बेवकूफ समझते हैं। मोदी तो कह रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन जो कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने किया है, ये मजबूरी में किया है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मोदी जी को थोड़ा तो खैर वो इतिहास को समझते भी कम है और बांचते भी कम है। मुझे लगता है मोदी जी को याद नहीं है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल 27 साल की लड़ाई है इस आदि आबादी की। विमेंस रिजर्वेशन बिल प्रमिला दंडवती, अगर मुझे याद है, वो पहली बार एज प्राइवेट मेंबर बिल लाई थी, कई सरकारों ने उसको देखा। और एक बात ये भी सच है कि आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर ले, 1989 में जब राजीव गांधी जी पहली बार लोकल बॉडीज में, म्युनिसिपैलिटीज में पंचायती राज बिल लाए, तो वो 7 लोकसभा में पारित हो गया था क्योंकि उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी। राज्यसभा में गिर गया था 7 बहुमत, 7 वोट से। उसमें से 4 वोट अडवाणी जी के, अटल जी के, जसवंत सिंह जी के और राम जेठमलानी जी के थे। तो आपका भी मत बदला, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उसके चलते जब फाइनली पीवी नरसिम्हा राव जी ने उसको पास कराया, आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं, प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। उन महिलाओं का निर्वाचित होना हमारे लोकतंत्र को सशक्त करता है। ठीक है, कहीं पर कोई प्रधानपति कहलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे 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 ये चीजें बदलेंगी और बदल रही हैं। अब मैं देखती हूँ महिला जो प्रधान है वो अपने आप को असर्ट करती है, वो कहीं कहीं बोलती है। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मोदी जी ये कहते हैं, मोदी जी ने एक चीज बड़ी खराब करी, उन्होंने महिलाओं को कमतर आंका और उनकी बुद्धि को बहुत कम आंका। आपने झुंझुना दिया है महिलाओं को कि महिला आरक्षण होगा, कब होगा आपकी सरकार नहीं बता सकती। आपके गृह मंत्री कहते हैं 2029, महिला बाल विकास मंत्री कहती है कि अनुच्छेद 82 और 81 3 से आधारित है, तो वो तो 39 में होगा। निशिकांत दुबे कोई और डेट बता रहे हैं, डेट क्या है, कब होगा महिला आरक्षण बिल? एक कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, ठग्गू के लड्डू बड़े फेमस है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इन्होंने आधी आबादी को ही ठग डाला, पर आधी आबादी समझ रही है कि आपने क्या किया है। ना आप ओबीसी का कोटा ला पाए और ना आप ये कह पाए प्रचंड बहुमत की सरकार है आधी। और मैं इस बात का
को उल्लेख करती हूं कि हमारी सरकार जाने के बाद 2016, 17, 18 लगातार सोनिया जी और राहुल जी चिट्ठी लिखते रहे, लाइए महिला आरक्षण, हम बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे, ऑन रिकॉर्ड है ये चिट्ठियां। तो किस तरह की बात है, आपने क्या किया महिलाओं के लिए? एक झुंझुना पकड़ा दिया, आएगा महिला आरक्षण बिल, कब आएगा पता नहीं, थाली सजी थी, कोरा निकाला, मुंह तक गया, अभी रुको, अभी इंतजार करो, ये है महिला आरक्षण बिल। कांग्रेस पार्टी तो इंटरनली भी लागू कर सकती है, एक आदर्श होगा। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के भी, कई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, बिल्कुल। तो कांग्रेस ऐसा कोई एग्जाम्पल देने के बारे मुझे में ऐसा सोच लगता रही है कि कांग्रेस 2019 में जिन पार्टीज ने महिलाओं को टिकट दिया उसमें सबसे ऊपर टीएमसी थी, फिर लेफ्ट था, फिर कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी थी। तो हमने महिलाओं को टिकट हमेशा ज्यादा दिया है। मुझे लगता है यूपी में जो हमने एक बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया था, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं थे, लोगों को लगा अपने समय से पहले हमने ये कर दिया, 40% जो हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, वो बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि हर पार्टी को, कांग्रेस ही को क्यों, बिल्कुल मेरी पार्टी को करना चाहिए। मैं इसकी मैं इसकी पुरजोर जिसको कहते हैं समर्थक हूँ। बिल्कुल हमें वी शुड वॉक द टॉक, महिलाओं को टिकट दीजिए, महिलाओं को भागीदारी दीजिए। कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला है महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए। हमने कहा है कि 50% संगठन में जो जिम्मेदारियां होंगी, जो पद होंगे, वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, युवा और महिलाएं भरेंगी। 50% रिजर्वेशन हमने दिया है। मुझे लगता है ये सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। टिकट दिए जाए और भी अच्छी बात। कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इट्स द पैंडेमिक ऑफ आवर टाइम्स। और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ उनके घर गिराए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, बगल में नूह गुड़गांव हरियाणा में जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? मुझे थोड़ा अजीब लगा ये सवाल सुनकर। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो स्टैंड है जो इस संविधान का स्टैंड है। वो ये स्टैंड है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप सिख हो या ईसाई हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप एक दूसरे के बराबर हैं। हमारा स्टैंड ये है कि हम ऐसे समाज का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं कर सकते जहां चलती ट्रेन में रेलवे का एक जवान गोली लेकर आपका नाम पूछकर आपके समुदाय के बेसिस पर आपको गोली मार दे। हम उस समाज का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते जहां पर एक 8 साल के बच्चे को खड़ा किया जाए क्लास में, उसके सहपाठियों से उसको थप्पड़ पड़वाए जाए और उसके समुदाय का उल्लेख किया जाए। हम बिल्कुल नहीं ये कर सकते कि बच्चों की जाति, बच्चों का धर्म पूछकर उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो मुझे लगता है कि भारत में 80-20 की राजनीति करने वाले, कपड़ों से पहचान लेने वाले, ये जो मैसेजिंग है ये टॉप पर है। आज हम इस बात का बिल्कुल और पुरजोर विरोध करते हैं कि एक सांसद सदन में खड़ा होकर समुदाय के आधार पर विपक्ष के एक दूसरे सांसद को वो अपशब्द कहे जो गली में लड़ने वाले दो लड़के कहने में कतराएंगे। हम उसका विरोध करते हैं और हम उसका, हमने, लोग कहते हैं खामियाजा भुगता, बिल्कुल भुगतने को तैयार है। संविधान की एक बेसिक फिलॉसफी है, सब कुछ के अलावा समानता, सुप्रिया जी, सैद्धांतिक तौर पर तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि जब नासिर जुनैद को मारा गया उसके बाद राजस्थान की पुलिस ने पहली फुर्सत में ये कहा कि प्रथम दृष्टया मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने पकड़ के राजस्थान पुलिस को, ये सच बात है कि पहलू खान के 6 के 6 हत्यारे छूट गए और सरकार ठीक से इंक्वायरी नहीं करा पाई। ये सब है तो कैसे माना जाए कि ये संविधान और लोकतंत्र और बराबरी, ये तो दिखाई देना चाहिए ना? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और इसलिए सहमत नहीं हूँ। मैं वापस उस उदाहरण पे जाऊंगी। मॉब लिंचिंग होना, बच्चों को पीटा जाना, किसी संशय के आधार पर हत्या हो जाना, ये एक बातें हैं और ये बातें बहुत जरूरी है। एक और बात है, ये सब बातें सदन के बाहर हो रही है, सदन के अंदर हेट स्पीच डिलीवर की जा रही है। उस हेट स्पीच को डिलीवर होने के बाद किस पार्टी ने क्या किया ये भी देखना जरूरी है। कभी कभी, और मैं आपके डायरेक्ट सवाल का भी जवाब दूंगी, कभी कभी नवीन जी अन्याय, अत्याचार के खिलाफ सबसे सशक्त कदम होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ जाकर बस खड़े हो जाइए जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है।
और वो अगर हमने दानिश अली के साथ किया, जो मैं खेद के साथ कहती हूँ कि उनकी पार्टी ने भी उतना नहीं किया, मुझे लगता है कि मुझे बहुत फक्र है कि हमने ये किया। बहुत सारी पार्टीज ने नहीं किया, बहुत सारी पार्टी कतराई क्योंकि उनको लगा कि ये भाजपा का सांसद है, बसपा के एक मुसलमान सांसद है। राहुल गांधी का वहां पर जाके खड़े हो जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मजार भी जाना, मंदिर भी जाना, गुरुद्वारे भी जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये संदेश कॉस्मेटिक नहीं है, ये संदेश ये है कि यही इस देश का आधार है, यही इस देश की मूल आत्मा है। आपने मुझसे सवाल राजस्थान पर पूछा। राजस्थान के उदयपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ। मुझे ऐसा लगता है राजस्थान के मुख्यमंत्री, पुलिस की यह सूझबूझ थी कि दूसरा गोधरा होने से बच गया, क्योंकि उसके बारे में जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जो फेक वीडियो दिखाने शुरू किए, उसी के चलते बड़ा दंगा होता। लेकिन मुझे लगता है अशोक गहलोत की सरकार ने इस पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की। अगर अशोक गहलोत जी की सरकार ऐसा नहीं करती और राहुल गांधी जी के एक वायनाड में दिए हुए अपने ऑफिस के तोड़ने वाले लड़कों के बयान को उससे संबंधित करके भाजपा दिखा रही थी, हम लोगों ने प्रतिकार किया, लेकिन अगर सरकार आयरन हैंड से कार्रवाई नहीं करती तो शायद हम गोधरा 2 होता हुआ देखते। तो मुझे लगता है कि, और जो आपने जिस व्यक्ति की बात करी, मोनू मानेसर की, प्रथम दृष्टया उसका नाम नहीं था। आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस आगे बताएंगे, बट एक केस को उठाकर ये कह देना कि इनकी वजह से आप लोग सेक्युलरिज्म की बात नहीं करते हैं या कम्युनल हो गए, मुझे लगता है थोड़ा गलत है। थोड़ा आपका हक है ये कहने का, लेकिन बेमानी है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा गया, और उस दिन छोड़ा गया जिस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करी थी। और कुछ घंटे बाद बिल्किस बानो के उन अपराधियों को छोड़ा गया जिन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जिसने उनकी माँ का, उनकी मौसी का, एक बच्चे को 2 दिन पहले जन्म दिए हुई माँ का, उसकी 3 साल की बच्ची का सर दीवार से पटक के मार डाला था। ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा गया। ये भाजपा की असलियत है। जब वो व्यक्ति बाहर निकले और उनको माला पहना के टीका लगाया गया, ये आजादी की लड़ाई लड़कर आए थे। ये सोचिए कितना सड़ चुका है हमारा समाज कि एक औरत के साथ ऐसा करने वाले लोगों का स्वागत ऐसे हो रहा था कि वो आजादी की जंग जीत कर आए। ये किस तरह के लोग हैं? आज भी कोर्ट में सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने बिल्किस बानो के अपराधियों को क्यों रिहा किया। बिल्किस बानो के अपराधियों को सिर्फ गुजरात सरकार ने रिहा नहीं किया, बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में पूरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। बताएं किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? आप बिल्कुल, आप जो बातें कह रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे हमने मुसलमान औरतों को बहुत ताकत दे दी, और बिल्किस बानो के साथ क्या किया? आप जो कह रही हैं उससे पूरी सहमति है। मैं बहुत उत्तेजित हो जाती हूँ ये आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तब भी आपका गुस्सा देखना चाहता हूँ जब बिहार की सरकार आनंद मोहन नाम के हत्यारों को छोड़ने के लिए कानून बदल देती है। कांग्रेस पार्टी उस सरकार का हिस्सा है, और वो आदमी बाहर निकलने के बाद तुरंत आरक्षण के खिलाफ बातें करता है, वो दलितों पिछड़ों के खिलाफ बातें करता है, तब कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या? और वो दलित आईएएस जिसने बोझा ढोकर पढ़ाई की थी, उनकी पत्नी आज भी हैदराबाद में बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है, पढ़ाकर गुजारा कर रही है, कांग्रेस पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं। दलित विरोधी है क्या कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल भी दलित विरोधी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है विरोध नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब छोड़ा गया तो राहुल गांधी का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया था, जो आप कह रही हैं कि ये तो नरेंद्र मोदी की सहमति से हुआ है। हम ऐसे ही कुछ उम्मीद कर रहे थे जब आनंद मोहन को छोड़ने के लिए कानून बदला जा रहा था। अगर आपने देखा हो पिछले 48 घंटे में लालू जी ने और हमारे बिहार के नेतृत्व, मुझे नाम नहीं, शायद अखिलेश प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया है उनकी इस बयानबाजी पर। मुझे लगता है कई बार छोड़े जाने पर है, रिहा किए जाने पर है, बयान पर तो है ही नहीं। नहीं, बयान भी दिया उन्होंने एक पर्टिकुलर जातिगत एक बयान दिया था, उस पर एक बड़ा तल्ख टिप्पणी आई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कई बार पॉलिटिक्स के चलते आपको कहीं कहीं शायद उस मुखरता से नहीं बोल सकते जो आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आनंद मोहन के केस को बिल्किस बानो के समतर करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है।
आनंद मोहन जी ने जो किया, आनंद कैसे मोहन जी ये ने तो? जो किया, उन्होंने जो बयान दिए, उनका जो भूमिका रही, उसको बिल्किस बानो के अपराधियों से कंपेयर करना, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि सेम है। लेकिन मुझे राहुल गांधी की फिलॉसफी जरूर पता है, और वो ऐसी बहुत सारी बातों का विरोध करते हैं जो पॉलिटिकली उनके लिए प्रैग्मेटिक नहीं है। राहुल गांधी जी ने जिस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था, जो यूपीए की सरकार लाई थी, उसके लिए उनको आज तक खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिलोसफिकली तो उन्होंने बिल्कुल शायद ठीक उसकी बात वजह की से थी, आपने लालू यादव जैसा अच्छा साथी खो दिया। लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक रूप से विरोध किया, और उस विरोध पर वो, अफसोस होता है उस पर पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता अफसोस क्यों होगा। मुझे लगता है कुछ एक चीजें सैद्धांतिक रूप से करनी चाहिए, और राहुल जी एक ने उसको, सवाल जो बाहर जनता बात करती है, जो आम लोग सड़क पर बात करते हैं, वो ये कि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बनाए जाने की वजह से कंफर्टेबल नहीं है, और इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से राष्ट्रीय तौर पर जगह जगह जाकर और उनको प्रोजेक्ट किया जाना, जिस तरीके से शोकेस किया जाना चाहिए था, वो पार्टी के अंदरूनी विवादों की वजह से वैसा नहीं आपने हुआ। भी मुझसे पूछा कि हम दलित विरोधी हैं, तो मैं बात करने ही वाली थी, इसका उल्लेख करने वाली थी। मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा। हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो शाम को 8 बजे खर्रे से लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, उनको 10,000 पीसीसी डेलीगेट्स ने वोट दिया है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन 55 साल का निर्वाचित हिस्ट्री है उनके पीछे। 10 बार चुने गए थे, एलओपी रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे, कर्नाटक में मंत्री रहे। उन्होंने 3 या 4 साल की उम्र में जातिगत हिंसा में अपनी माँ और बहन को जलते हुए देखा। एक बहुत उदार हृदय के बड़े समझदार व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो कॉम्बिनेशन है इस समय, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, और वो पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, उसी मुखरता से वो इलेक्शन रैलीज में भी जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी जो एक आइडियोलॉग के तौर पर हमारी वैचारिक जर्नी को तय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले इतना अच्छा समन्वय कभी नहीं था। तो मैं थोड़ा सुन के मुझे अजीब लग रहा है कि आप कह रहे हैं लोगों को ऐसा लगता है। मुझे लगता है एक परस्पर भरोसा है, एक परस्पर सम्मान है, और वो छोटी छोटी बातों में दिखता है। वो भी कुर्सी पे बैठे हैं, ये भी कुर्सी पे बैठे हैं, वो पानी लेके पी रहे हैं, उनकी बोतल लेके खोल के ग्लास में पानी डालना, ये राहुल गांधी जी की महानता नहीं है, ये उनकी अच्छी परवरिश है, कि उनके अच्छे इंसान, ये उनके परस्पर सम्मान को दिखाता है। लोगों ने उसको बहुत ट्रेंड किया कि क्या बढ़िया का। मुझे लगता है ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये दिखाता है कि राजनीति में रहकर भी आप कितने मानवीय बने रह सकते हैं। राजनीति में रहकर भी आपका अगर परवरिश अच्छी हुई है, अगर आपके अंदर थोड़े बहुत मूल्य हैं, आपसे बड़े हैं, पानी का ग्लास है आपके हाथ से उन्होंने ले लिया, आप बजाय खुद खोलने के, ये उनके मूल्य दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सशक्त है, खूब डिसीजंस ले रहे हैं। हमारी अभी तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी हुई, और उन्होंने बड़े प्रखर तरीके से कुछ बातें कही जो शायद राहुल जी मुझे राहुल जी, अब वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन शायद राहुल जी बहुत बहुत मृदु हैं, इसलिए वो नहीं कह पाते। उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल तल्ख तरीके से कही, उन्होंने बिल्कुल पार्टी में बयानबाजी करने वाले लोगों पर उनकी बिल्कुल कोप दृष्टि बनती है। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है पार्टी चलाने के लिए। इंडिया गठबंधन पर आते हैं आप, उसकी जो समन्वयक समिति है मीडिया की, जिसमें भी है, अभी तक संयोजक तय नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में अटकी हुई है। ऐसा नहीं लगता है कि अब नैरेटिव बनाने में पिछड़ गए हैं? आज देश का क्या नैरेटिव है? आज देश का नैरेटिव है महंगाई, आज देश का नैरेटिव है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी देखिए, मोदी जी के चरण ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगता है? नहीं, अगर ऐसा मोदी नहीं तो कौन? अगर ऐसा नहीं और होता, इस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन भी ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर मोदी जी का ये नैरेटिव नहीं, अगर बेरोजगारी नैरेटिव नहीं होता, तो 2 करोड़ रोजगार का सालाना वादा करने वाले प्रधानमंत्री 54,000 नियुक्ति पत्र नहीं बांटते। ये काम तो डाकिया करता था पहले, अब वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर नैरेटिव ये नहीं होता, तो 181% गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 17% कम नहीं किया जाता। नैरेटिव देखिए, मीडिया के चैनल पर आपको डिबेट क्या दिख रहा है, वो नैरेटिव नहीं है।
नैरेटिव गांव देहात कस्बे की जनता क्या कह रही है वो नैरेटिव है। और जनता कह रही है भैया बहुत बेरोजगारी है, भैया बड़ी महंगाई है। नैरेटिव रामेश्वर की आंखों में दिख रहा है जो सब्जी बेचते हैं। नैरेटिव चकाचौंध के न्यूज टीवी के स्टूडियो में ना दिख रहा वो अलग बात है। नैरेटिव दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब G20 करते हैं तो उनको दिल्ली शहर में गरीबों को बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें खींचकर ढकना पड़ता है। ये नैरेटिव है देश का। मुगालते में रहने वाले मुगालते में रहे। नैरेटिव तो ये भी आपने है। मुझसे वो सवाल पूछा कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी जी से ही तो सारी परेशानी है। मोदी जी से परेशानी क्यों है? आपका पेट दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास चले जाइए। डॉक्टर कहे नहीं हम तो मानते ही नहीं है पेट दर्द है, हम मान ही नहीं रहे बेरोजगारी समस्या, हम मान ही नहीं रहे। आप किसी के मुंह पर यही कह दीजिए कि नहीं समस्या ही नहीं है, तो फिर आप समाधान कहां से ढूंढिएगा? बड़ा 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 सही जगह आप पहुंच गई हैं सुप्रिया जी। आप कह रही हैं कि ये लोग नैरेटिव फैला देते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, ये नैरेटिव फैला देते हैं कि महंगाई नहीं है, ये नैरेटिव फैला देते हैं कि मणिपुर कोई समस्या नहीं है, दंगा फसाद कोई इशू नहीं है। क्या पूरा अपोजिशन जिसको आप 60% लोगों की नुमाइंदगी कह रही है इतना नेव है, इतना मासूम है कि एक आदमी या एक पार्टी जो नैरेटिव फैलाना चाहती है वो फैला देती है और 60% लोगों के नुमाइंदे होने का क्लेम करने वाले इसको काउंटर ही नहीं कर पाते, समझा ही नहीं पाते। जबरदस्त काउंटर करते हैं, जबरदस्त समझाते हैं। सरकार ने तो नैरेटिव फैलाना चाहा था ना विमेंस आरक्षण का, महिला आरक्षण का, कितना सशक्तिकरण उन्होंने कर दिया। नैरेटिव तो हमने बिल्ड किया कि इसमें ओबीसी कोटा नहीं है, इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कब होगा पता नहीं है। सरकार की चलती तो चरणवंदन हो ही रहा था। दूसरे दिन से मीडिया डिबेट चेंज हुआ ना, दूसरे दिन से मीडिया डिबेट जातिगत जनगणना पे चला गया। अब ये वो हड्डी है जो ना ये उगल सकते हैं ना वो निगल सकते हैं, ये असलियत है। नीतीश कुमार बहुत नाराज है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। आपने 14 लोगों की लिस्ट निकाली और उन्होंने उसी शाम कह दिया कि मैं तो इसके विरोध में हूँ और कोई मुझसे पूछता भी नहीं। बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कैमरे पर कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो दो लोग बैठकर तय कर रहे हैं इस इंडिया गठबंधन में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन में ये डिसीजन पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिया 14 लोगों को। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर दल का सदस्य है और शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। पवार साहब खुद हैं, मुझे लगता है शायद नीतीश जी के यहाँ से लल्लन कुमार जी हैं, तो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। उनसे डिस्कस करके ये निर्णय लिया गया और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी ये बिल्कुल मानते हैं कि उनकी सुशासन बाबू की छवि को जिस मीडिया ने बनाया और जैसे ही उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर उन्होंने सत्य की राह पकड़ी तो उन पर आज हर तरह का कहर बरपता है। तो मुझे लगता है वो समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कम से कम छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। वहां कांग्रेस कैसे कैसे अपनी बातें पहुंचाएगा? अगर आप मीडिया का विरोध करेंगे, अगर आप पत्रकारों का विरोध करेंगे, तो आपकी छवि जो बन रही है वो मीडिया विरोधी की बन रही है, पत्रकार विरोधी की बन रही है। और कहीं ना कहीं पत्रकार कौन है? पत्रकार किसे कहते हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हम तो किसका विरोध करते हैं? ये तो अगर आप अपने आप को हम पत्रकार मानते तो जिन 14 को हमने बैन किया उनको पत्रकार कहिएगा। मेरी बात हाथ रख के बताइएगा। मैं तो आपको लगता है जिन 14 लोगों को हमने बैन बड़े किया लोग हैं, वो पत्रकारिता कर रहे थे? अगर आपने बैन किया है तो जाहिर तौर पर आप मानते होंगे कि उनकी आवाज की अहमियत है। तो आपको लगता है वो पत्रकारिता कर रहे थे? आप मुझे अपने स्टूडियो में बिठाकर दंगाई बनिएगा और मैं आपको पत्रकार कहूंगी, ये तो संभव नहीं है। लेकिन वो अपनी बात तो कह रहे हैं ना, कहने दीजिए, हमारे बिना कहे, हमारे बिना कहे लेजिटिमेसी नहीं रह जाती ना। अगर हम एक शो की बात कर रहा हूँ, मैं उस पे आ रही हूँ। आपने पूछा मुझसे कि हम मीडिया, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है देखिए एक चीज समझ लीजिए, राजनीति में मीडिया माध्यम है, मीडिया चुनाव थोड़ी डिसाइड करता है। चुनाव तो वो जो जिस अम्मा की थाली पर आपने 24% दाम बढ़ाया एक महीने में वो डिसाइड करेगा। जिस माँ ने एक रोटी कम खाकर अपने बाबू को पढ़ाया कि इनको नौकरी मिल जाए और वो 5 साल से कभी एग्जाम लीक हो गया पेपर तो कभी वहां अटक गया मामला तो कभी उस पे कर रही है, वो डिसाइड करेगा चुनाव। ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपने 4 राज्यों की बात करी और उन 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। 2 जगह हमारी सरकार है, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि हम चारों राज्यों में सरकार बनाएंगे। कहीं पर प्रचंड बहुमत से बनाएंगे लेकिन हर जगह सरकार जरूर बनाएंगे। और मैं बताती हूं क्यों। राजस्थान में हमने क्या किया? राजस्थान में हम इस महंगाई में 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। राजस्थान में हमने 25 लाख की एक चिरंजीवी योजना लाए जो कि लोगों को ट्रांसप्लांट तक का मौका देती है। राजस्थान में हमने कहा
कि अगर आपको छोटा लघु मध्यम उद्योग शुरू करना है तो आपको 5 साल तक एक भी लाइसेंस, एक भी परमिशन नहीं लेनी। हमने स्मार्टफोन दिए। ये बात पहुंचाएंगी कैसे? पहुंच रही है बात। मीडिया ना हो साथ, लोगों तो जिसको दे रहे, जिसने अपना ट्रांसप्लांट कराया वो मीडिया से प्रबल है। जिसको आपने 500 का, जिसकी रसोई में आपने 500 का सिलेंडर दिया वो मीडिया से प्रबल है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा धान का प्रोक्योरमेंट छत्तीसगढ़ करता है, सबसे ज्यादा दाम पर करता है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता है, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। और देखिए एक चीज होती है, आपने एक चुनाव लड़ा, आपने कुछ वादे किए, चुनाव के 3 महीने के अंदर हमने अपने सारे वादे क्रियान्वित कर दिए। कर्नाटक की बात करें तो लोगों में एक क्रेडिबिलिटी भी आती है। लोगों को पता कि अच्छा देखिए इन्होंने कर्नाटक में कहा था ये करके दिखाया, हिमाचल में कहा था ओपीएस लाएंगे, पहली कैबिनेट में ओपीएस लाए, तो एक विश्वसनीयता है। और मेरी तो एक लाइन है कि ये कांग्रेस का वादा है, किसी का जुमला नहीं। तो हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम आपके अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे या हम सालाना 2 करोड़ रोजगार बना देंगे। हम ये कहते हैं कि हम जो कर पाएंगे संभव वो जरूर करेंगे। कर्नाटक में हम महिलाओं को फ्री बस सेवा, सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उससे एक महिला के हाथ में 2 से 2,500 रुपए बच रहा है और वो आवागमन ज्यादा कर रही है। तो मुझे लगता है एक विश्वसनीयता है कांग्रेस के साथ। सुप्रिया जी, हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ चुनाव मुड़ा, और अगर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसी समय अयोध्या का पूरा तमाशा होगा, उसका कोई काउंटर नैरेटिव है क्या कारगर कांग्रेस पार्टी के? चुनाव हिंदू मुसलमान की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये काठ की हांडी होती है, वो बार बार नहीं चढ़ाई जाती। रमेश बिधुड़ी ने जिस दिन पार्लियामेंट में तमाशा किया, उसके 2 दिन के बाद तो टोक का उनको प्रभारी बना दिया गया, सचिन पायलट वो क्यों किया उन्होंने? रमेश बिधुड़ी ने ऐसा क्यों किया? रमेश बिधुड़ी ने ऐसा इसलिए किया कि मीडिया, कुछ हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मुद्दा क्या था? जातिगत जनगणना, ओबीसी कोटा। रमेश बिधुड़ी ने 48 घंटे 72 घंटे के लिए जातिगत जनगणना से मुद्दे को विमुख किया। ये मुद्दे से भटकाने का, विषयांतर करने का काम किया उन्होंने। इसका फायदा क्या मिल रहा है भाजपा को? उनके अपने लोग थूक रहे हैं कि ये कौन सी भाषा सदन में बोली जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा होगा। आपने अयोध्या में मंदिर को, मैं तो तमाशा शब्द नहीं यूज करूंगी, मुझे लगता है कि अयोध्या में मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, उसका जो भी उसका उद्घाटन होगा हो। लेकिन लोग ये पूछेंगे ना कि जिस रामचंद्र का आपने मंदिर बनाया, उसी रामचरितमानस में, उसी रामायण में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक टापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। तो हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हम महंगाई से जूझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सामने वाला अमीर से अमीर से अमीर होता जा रहा है, नंबर 2 पे पहुंच गया, हम तो भैया गरीबी होते जा रहे हैं, सर पर छत नहीं है। तो हम कहेंगे भैया राम राज पहले यहाँ ले आओ, ये राजधर्म निभाओ। मुझे नहीं लगता कि चुनाव का मुद्दा वो होगा। सुप्रिया जी, एक सवाल है, और मैं बहुत प्रबल तरीके से ये कहती हूँ, इस देश के मुसलमान को आप कैसे यकीन दिलाएंगी, या कांग्रेस पार्टी या आपके नेता कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो कांग्रेस के साथ जाकर एक अच्छा भविष्य देखे? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक आदमी जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, जो खुलेआम महिलाओं के खिलाफ बात करता है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता है, आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार उनका जाकर पैर छूते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो सस्पिशन तो पैदा होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें एक वर्ग और समुदाय विशेष को समझाना है कि आप हमारे साथ आइए। मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ मुसलमानों के पास जाना है। मुझे लगता है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई और धर्म का हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव में हो, शहर में हो, समस्याओं से सब जूझ रहे हैं। और जो हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बने, उनसे कभी पूछिएगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नर्क तो आपने हिंदुओं का जीवन कर दिया। क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, सबसे भाई अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज्यादा हिंदू जूझ रहा है उससे। तो मुझे नहीं लगता कि हम एक धर्म विशेष के पीछे भाग रहे हैं। आपने जिन व्यक्ति का नाम लिया, मैं सैद्धांतिक तौर पर उन लोगों पर कमेंट नहीं करती हूँ जिनको कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा ये आदर्श रहा है, मैं उसी को पालन करूंगी। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले शायद वो अब कम बोल रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि एक व्यक्ति विशेष की उनमें आस्था हो सकती है, उस आस्था पर ना मैं सवाल उठा रही हूँ, ना मैं टिप्पणी कर रही हूँ। लेकिन कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में यकीन करती है, और कांग्रेस का यह कहना है कि एक या दूसरे धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करना सर्वथा गलत है। हम
मानते हैं कि संविधान आपको सर्वधर्म समभाव सिखाता है। इस देश की नींव गांधी के उस सिद्धांत पर है और हम उसके साथ अडिग होकर खड़े हैं। क्या ये बात सच है कि इंडिया गठबंधन के जो साझेदार हैं उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बहुत मामला फंसा हुआ है और इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी अटकलें देखिए, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो किसी ने कहा कि फलां आपके नेता गिरफ्तार हो गए हैं तो आपका गठबंधन खतरे में है। मैंने कहा आप कितने बहाने ढूंढिएगा गठबंधन को खतरे में करने के। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये जो सीट शेयरिंग वगैरह के फॉर्मूले होते हैं, ये 10 लोग, 12 लोग, 25 लोग की कमेटी बैठकर नहीं करती है। ये टॉप लीडरशिप बैठती है डेटा के साथ, कौन कहाँ से लड़ सकता है, क्या समीकरण है, किसको कितने वोट मिले, तो उस तरह से होता है। मुझे लगता है ऑलरेडी बैक चैनल्स में ये बात चल रही है तमाम जगहों पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 190 से 200 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होना है, तो उसमें सीट शेयरिंग का मतलब ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं, और मुझे लगता है मेरे नेता ने खुद कहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है, मेरे अध्यक्ष ने कहा है कि कहीं पर हम बड़ा दिल रखेंगे, कहीं पर हम विपक्षी पार्टियों को कहेंगे कि थोड़ा आप बड़ा दिल दिखाइए। पर मुझे लगता है कि मामला अटका कहीं नहीं है, मामला चल रहा है। जैसे दिल्ली और पंजाब का मामला है, यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी कि छोटा दिल नहीं, दिखाएगी। इसमें ऐसा कोई मामला फंसा ही नहीं है। लोकसभा में परफॉर्मेंस उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस वर्सेस जो सत्तारूढ़ दल है यहाँ का। आप खुद चुनाव हमारी लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल महाराजगंज से, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या बात है, बिना चुनाव लड़े तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति हो सकती है। हो नहीं सकती। मतलब मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा ये ध्येय रहा है कि मैं चुनाव जरूर लड़ना चाहती हूँ। एक बड़ा लगाव है वहां से, तो वहां का प्रतिनिधित्व तो करना चाहूंगी। एक सवाल ये है सुप्रिया जी कि पूरा जो विपक्ष का नैरेटिव है और जो भाजपा अलायंस का नैरेटिव है, उन दोनों के बीच आप शायद पहले जिन्होंने भाजपा अलायंस कहा क्योंकि 38 लोगों का कुनबा तो उनको भी जोड़ना पड़ा। एक अकेला सब पर भारी महीने भर पहले चिल्ला रहे थे, फिर 38 लोगों का कुनबा जोड़ के खड़े हो गए, जिसमें से 24 के 0 सांसद है, 7 का 1 है, 8 के 2 है। तो चलिए खैर, तो वहां आपस में जो जो दिखाई देता है बाहर से, वो दिखाई ये देता है कि एक तरफ देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इधर बहुत बिखराव है, बहुत सारे नेता, उधर नहीं है और उधर सब लोग कम से कम मोदी जी को नेता तो मानते हैं। यहाँ तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कैमरा बंद करके पूछिए कितने नेता है मोदी जी, तब आपको लोग असलियत बताएंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा है, और भी दिग्गज नेताओं के मन में बड़ा डर और संशय, भैया कहीं हमें ना मिलेगा टिकट मिल जाए, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बहुत महाराज जी को कहीं विधायक ना बनना पड़ जाए, शिवराज सिंह जी का कहीं टिकट ना कट जाए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे कि हम तो बड़े नेता हो गए थे, हम तो 8 रैली करने वाले थे, 5 हवाई उड़न खटोले से करते, 3 कार से करते, अब देखिए हमें हाथ जोड़ने को मजबूर कर दिया। उनको बेचारे मोटरसाइकिल पे घुमा रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी को कितना कौन नेता मानता है, ये कभी जाकर पूछिएगा भुक्तभोगियों से। आप राजस्थान का कलह देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का कलह देख लीजिए। एक दल सिंधिया साहब के साथ है, एक नरोत्तम मिश्रा जी के साथ है, एक शिवराज सिंह जी के साथ है, एक कैलाश विजयवर्गीय है, एक विपक्ष का ही दल, मतलब आपस में ही इतनी गुटबाजी है। आप गुजरात में देख लीजिए, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनकी और पाटिल साहब की बातचीत ही नहीं होती थी। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 200 सांसद बैठकर आपके खिलाफ अनशन कर रहे हैं सदन के अंदर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनका जो बिखराव है, उसको दिखाया नहीं जाता। अमित शाह जी का और योगी जी के कितने मधुर संबंध है, ये किसी से छुपा है क्या? तो कुछ बातों पर मुझे लगता है टिप्पणी करके बस हंस देना चाहिए। कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी एक छोटी भाजपा है जो लड़ना ही नहीं चाहती। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज की तारीख में आरएसएस कहना ज्यादा बेहतर होगा कि संघ। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट पद पर, जो प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरीज हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हो, सोशल मीडिया जैसी चीजें हो, नैरेटिव की हो, चाहे वो इंचार्जेस हो स्टेट्स के, वो ऐसे लोग हैं जो लड़ाई के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। जो प्रतिबद्ध नहीं थे वो बैठ गए ना, चले गए। मीडिया की प्रभारी हैं, आप सोशल मीडिया का भविष्य क्या देख रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया को कर्व करने की अलग अलग तरह से कोशिश हो रही है, खूब कोशिश, और ये कोशिश केवल ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी कर रही है, ये प्लेटफॉर्म्स की तरफ से करवाई जा रही है, रीच घटाई जा रही है, पेजेस बैन किए जा रहे हैं, ब्लॉक किया जा रहा है, पेज चलाने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे लड़ने का कोई तरीका, इसकी आवाज उठाने का कोई कारगर तरीका आपने सोचा?
जब मैं सोशल मीडिया की इंचार्ज आपकी बनी, कोई मीटिंग हुई है फेसबुक के साथ, यूट्यूब के हम साथ? लगातार संपर्क करते हैं, हम लगातार बात करते हैं। हमारे पेजेस को अगर ब्लॉक किया जाता है, उनकी क्वालिटी गिराई जाती है, उनकी रीच कम करी जाती है, तो हम एम्पिरिकल डेटा के साथ उनको भेजते हैं और कई बार वो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, कई बार वो नहीं लेते हैं। ऐसी ऐसी पोस्ट जहाँ पर सरकार की पोल खुल रही है, कुछ भी अमर्यादित नहीं है, कुछ भी असंसदीय नहीं है, उसको बैन कर देना, उसको ब्लॉक कर देने का क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सवा एक साल में जब से मैंने सोशल मीडिया की बागडोर संभाली है, हम बहुत डेटा ड्रिवन चीजें कर रहे हैं। जो कंटेंट डेटा वाइज अच्छा कर रहा है उस कंटेंट को और कर रहे हैं, जो नहीं अच्छा कर रहा है उसको छोड़े दे रहे हैं। तो हमारे पास बहुत एम्पिरिकल एविडेंस रहती है प्लेटफॉर्म्स के लिए। आपने एक बात कही कि ये सिर्फ राजनीति से बाहर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी है। प्लेटफॉर्म्स कौन है? सारे प्लेटफॉर्म्स विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यहाँ ही नहीं, जिनको बहुत सारे मुल्कों में जहां पर लोकतंत्र है, इंक्लूडिंग अमेरिका में जहां से ज्यादातर जो जननी है इनसे ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स की, वहां पर भी इनको कटघरे में रखकर इनको लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने के लिए सवाल पूछे गए। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है। प्लेटफॉर्म्स बहुत सत्ता के सामने नतमस्तक दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैमाना विपक्ष के लिए, पैमाना निर्भीक पत्रकारों के लिए वर्सेस चरण चुंबक और सत्तारूढ़ दल के लिए बिल्कुल अलग है। पर अगर आप कुछ चीजें देखनी शुरू कीजिए तो जनता भी एक मैसेज दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2020 में कहते थे सोच रहा हूँ सोशल मीडिया छोड़ दूं। अपनी एक मीटिंग में कह रहे थे कि मैं यूट्यूब और ट्विटर का क्रिएटर नहीं हूँ। अब बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और घंटा ऐसी जोर का बज रहा है जैसे लग रहा है पता नहीं कौन से कितने टन का घंटा बजाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। जहां पर राहुल गांधी जी के वीडियोस पर लाखों के मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं, वहां पर मोदी जी के कुछ वीडियो हजार का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं। तो लोग, आप, हमारी जो बात मीडिया से शुरू हुई थी, लोग विमुख हो रहे हैं। अगर विमुख नहीं होते तो कौन है ये यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं? आपका वीडियो कौन लोग देखते हैं? यही सवाल था। आपका वीडियो वो लोग, और मैं आपकी तारीफ नहीं करना चाह रही हूँ, आपका वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि ये चर्चा उनको टीवी पर नहीं दिख रही है। तो बहुत, आप टीआरपी के ओवरऑल नंबर्स देखिए, सबकी टीआरपी डाउन है, कंटेंट पॉलिटिकल कम चल रहा है। कुछ आप फेसबुक पर देखिए, फेसबुक पर आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कंटेंट कम हो गया है क्योंकि लोग ऊब गए हैं एक ही तरह का राइट विंग कंटेंट देखकर। यूट्यूब क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पर हर तरह के लोग हैं, वहां पर हर तरह की बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के अपने आंकड़े वर्सेस राहुल गांधी के, आप जैसे लोगों के, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के चैनल्स, मतलब मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। कौन है जो लोग देख रहे हैं? भक्त तो नहीं देख रहे हैं, भक्त तो देख के चिढ़ेंगे। देख वो लोग रहे हैं जिनको ये बहस टीवी पर नहीं दिख रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल लगता है हो सकता है। नहीं मतलब पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। प्रोजेक्ट करना या ना करना तो हमारे सांसदों पर डिपेंड करेगा, उन पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है पार्टी की लीडरशिप है, वो डिसाइड करेगी। लेकिन मेरी तो बिल्कुल इच्छा रहेगी बने ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो समझदार है, संवेदन। मुझे लगता है राजनीति में सबसे ज्यादा आज, अब पॉलिटिकल पार्टी में होने के नाते, प्योर पॉलिटिक्स में, आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है संवेदनशीलता। अगर आप एक संवेदनशील इंसान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बहुत मन है कि वो बने प्रधानमंत्री। भविष्य के गर्भ में क्या है मुझे नहीं पता। इसी को उनका नेगेटिव पॉइंट भी बताते हैं, इतने संवेदनशील हैं कि वो पॉलिटिकल नहीं रह जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये गलत है कि संवेदनशील व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं रह सकता। अगर वो मणिपुर के जाके रिलीफ कैंप्स में मिल रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री 5 महीने बाद भी नहीं गए, अगर वो ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में बिना बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी को भी गले लगा रहे हैं, कोई भी आके उनसे मिल पा रहा है, और कई बार डर भी लगता है, संशय भी होता है, तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। अगर ये संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो फिर वो राहुल गांधी कैसे रहेंगे? आखिरी सवाल सुप्रिया जी, 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? आपके चेहरे कौन कौन होंगे? कैसे आप चुनाव में 2024 का चुनाव ये देश की जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं की असुरक्षा पर, मणिपुर का बदला लेने पर, और सबसे ज्यादा जुमलों से तंग आकर हाथ जोड़ने पर लड़ेगी। 2024 का चुनाव जनता लड़ेगी ये कहकर कि हम एक आदमी के मन की बात सुनकर ऊब चुके हैं, हमारी बात सुनने वाला हमें सत्ता में चाहिए। जहां तक चेहरों की बात है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। आप इंडिया के गठबंधन के घटक दलों को देखिए, एक से एक दिग्गज नेता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के चेहरों पर चुनाव लड़ेंगे।
ये नैरेटिव जो है ये भी भाजपा बनाती है कि मोदी वर्सेस हु, इट्स मोदी वर्सेस द रेस्ट ऑफ इंडिया, इट्स मोदी वर्सेस 60% पीपल, मोदी वर्सेस देश है आज। अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन से ना घबराते तो अपने देश का नाम एक आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी के प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी नहीं करते ना कंपेयर। आप तो भारत को अपनी माँ कहते हैं, भारत माता, हिंदुस्तान मेरी सरजमी है, मेरा वतन है, इंडिया है, ये सब मेरी माँ के नाम है। अपनी माँ को नाम को अगर कोई विद्रूप कर रहा है तो वो कितना डरा हुआ है, कितना बौखलाया हुआ है, कितना संशय में है, ये आप जरूर सोचिएगा। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, आप इंडिया के ही नामों को बिगाड़ने लगे। आपने लोगों से कहा इंडी बोलो, घमंडिया बोलो, तो ये आपका डर है, ये आपकी बौखलाहट है, ये और बढ़ेगी। आर्टिकल 19 से बात करने के लिए और धन्यवाद। समय देने के लिए सुप्रिया जी आपका बहुत आप बहुत अच्छा शुक्रिया। काम कर रहे हैं। कहने से मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे कि मैं आपकी तरफ बड़ी मुखरित हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमेंट्री बहुत वेल रिसर्च रहती है। और मैं तो खैर आपके चैनल की सब्सक्राइबर भी हूँ और जबरदस्त फैन भी हूँ। ये हम सब लोग चाहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन कम से कम संविधान और लोकतंत्र की मूल आस्थाओं पर मुझे लगता है हम सब लोग ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन इस देश के लोग और इस देश के कुछ वर्ग, कुछ समुदाय, कुछ जाति ये यकीन रखें कि ये देश उनका है। अगर ये संशय आ जाता है कि हम कहाँ जाएं, तो आप तो फिर बहुत गलत हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। सुप्रिया जी से फिर कभी राजनीतिक घटनाक्रमों पर हम दोबारा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।